नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ रोहित कुशवाहा। आपने अभी तक क्लास 11th की लेक्चर सीरीज में काफ़ी वीडियो देख चुके होंगे। आज से हम क्लास 12th के भी लेक्चर्स वीडियो ला रहे हैं, जिसमें पहला जो टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ पर डिपेंड होगा। पहला टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ पर है। देखिए बच्चों, जो ये लेक्चर सीरीज है वो जेईई मेंस, नीट, सीबीएसई और बाकी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए भी यूजफुल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें और शेयर करें। देखिए, आप 2 मिनट में इसको सब्सक्राइब या शेयर कर देंगे, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए और बहुत सारे बच्चों के लिए फ़ायदे के लेक्चर्स हो सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी और आपको भी जो सजेशन दिखे वो ज़रूर हमें कमेंट करें, जिससे हम आने वाले लेक्चर सीरीज में उन चीज़ों को दूर करने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, बहुत ही सिंपल है समझना। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लास 12th का सिलेबस बहुत ही सिंपल है। क्लास 12th का जो 2 पार्ट में है सिलेबस, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पर डिपेंड है। पार्ट बी आपका पूरा ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स पर डिपेंड है। तो पार्ट ए आज से हम पहले शुरू करेंगे, जिसका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज, सिंपल सी डेफिनेशन आपने बचपन से पढ़ना शुरू किया हो, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन intrinsic property of matter. Intrinsic property of matter by which it interacts in external electric and magnetic field. Got it? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, इंटरेक्ट होते हैं। मतलब कहने का कि जैसे कुछ चार्ज है Q और यहाँ आसपास कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये मैटर जिस पे चार्ज है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इन दोनों के फील्ड में आते ही क्या होगा, इंटरेक्ट होगा। जैसे एक क्वांटिटी आपने पढ़ी है, मैं बताऊं, अगर मास, जैसे अर्थ है ये, तो अगर कोई मास m की बॉडी है, छोड़ दे तो कहाँ गिरेगी, अर्थ में गिर जाएगी। क्यों गिरेगी? जस्ट बिकॉज अर्थ की एक अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है। क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में कौन इंटरेक्ट होता है? मास इंटरेक्ट होता है। मतलब कोई भी बॉडी जिसमें मास होगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड में इंटरेक्ट होगी। अर्थात कह सकते हैं जहां मास होगा वहां ग्रेविटी होगी, और जहां ग्रेविटी होगी वहां मास होगा। ऐसे जहां चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, या जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां हो सकता है
चार्ज जनरेट हो जाए, है कि नहीं। तो सिंपल सी चार्ज की डेफिनेशन क्या है कि दुनिया में कोई भी मैटर है, उस मैटर में एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्ट होगी, तो उस प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, जिसे ग्रेविटी के लिए मास कहते हैं। अब चार्ज की देखिए कंसिडर करते हैं, तो बेसिकली चार्ज कैसे होता है, तो जैसे एक एटम है, एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चक्कर करते रहते हैं, ठीक है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन्स पर होता है, बस वैल्यू इसमें नेगेटिव होती है, इसमें पॉजिटिव होती है। दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसके कारण ये प्लस माइनस कैंसिल होकर के एटम को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल। यानी कि एटम क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल। यानी कैसा न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। बट जैसे ही इन दोनों की काउंटिंग में, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की काउंटिंग में कुछ ऊपर नीचे चेंजमेंट होता है, वैसे उसमें क्या होता है, उस मैटर पे चार्ज जनरेट हो जाता है। चार्ज एक्चुअली कहीं से जनरेट नहीं होता, चार्ज क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का, समझा रहा हूं। जैसे कोई बॉडी ए है और दूसरी कोई बॉडी बी है, ये ए है, ये बी है। मान लीजिए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 प्रोटॉन है। इसमें मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है। तो अभी भी ये टोटल चार्ज कितना है, इस पे 0, इसमें टोटल चार्ज 0। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 5 12, 12 इलेक्ट्रॉन। टोटल प्रोटॉन कितने हैं, 7 5 12, 12 प्रोटॉन। अब मान लीजिए किसी तरह से एक सेकंड, मान लीजिए किसी तरह से इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गया। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होता है, इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल सकता है। प्रोटॉन न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड होता है, न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड होने की वजह से ये जल्दी बाहर नहीं निकलता। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है, बहुत एनर्जी होती है उसमें, उसी से रेडियो एक्टिव एलिमेंट में न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनते हैं। इसलिए प्रोटॉन को नहीं निकल सकता। इलेक्ट्रॉन जो बाहर बाउंड होता है सेल में, वही निकल सकता है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक कम हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8। देखो 5 + 4 माइनस, एक क्या हो गया, प्लस ज्यादा हो गया। इसमें 8 - 7 प्लस, इसमें एक माइनस ज्यादा हो गया। तो इसमें +1 ई चार्ज आ गया, इसमें -1 ई चार्ज आ गया। जनरेट हो कि नहीं हुआ। अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, इसमें +2e, इसमें -2। मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, इसमें 3e, इसमें -3। ऐसे ही अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, तो अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो कैसे होगा, यहाँ पर +ne और यहाँ -ne, चार्ज जनरेट होगा। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी Q = +-ne। नोट कर लीजिएगा इस फॉर्मूले को, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज +-ne। अगर एक में +ne जनरेट होगा तो दूसरे में -ne जनरेट होगा। इसको क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन मतलब एक पॉजिटिव जनरेट होगा तो दूसरा नेगेटिव। अब यहाँ पर देख लो, अभी भी टोटल देखो, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन टोटल अभी भी कितने, एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो इसमें 8 हो गया, इसमें 4, लेकिन टोटल अभी भी कितने हैं, 12। ठीक है ना, नहीं है ना। चाहे जितने ट्रांसफर हो जाएं तो इसमें कम होगा, इसमें बढ़ जाएगा। टोटल कितने रहेंगे, 12। टोटल प्रोटॉन कितने रहेंगे, 12। क्या टोटल चार्ज चेंज हुआ, नहीं ना। तो यहाँ पर एक लाइन बहुत अच्छी आ रही है, ध्यान से देखिएगा। मैं उसको अगर आपको बताऊं कैसे, सॉरी,
एक सेकंड पेस्ट थोड़ा सा ऊपर ला रहा हूँ। हाँ ये देखिए यहाँ पर ध्यान से जो हमने पढ़ाया आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, वही लिखने जा रहे हैं कि कैसे। यहाँ पर इस लाइन को लिखेंगे चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज देखो ना तो क्रिएट हो रहे हैं ना डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। पहले 5 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन टोटल 12 इलेक्ट्रॉन थे, अभी भी 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन है, बट इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड। ये क्या किए जा सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफर किए जाते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर। भाई ए से बी में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर ही तो हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। अब चार्ज जनरेशन के कितने प्रोसेस होते हैं, तो अगर जनरेशन ऑफ चार्ज कहें, देखो इस जो प्रिंसिपल मैंने पढ़ाया अभी आपको, इस प्रिंसिपल को कहते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। सीबीएसई बोर्ड बहुत पूछा जाता है और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत पूछा जाता है। क्योंकि जनरेशन ऑफ चार्ज 3 तरीके से हो सकता है। पहला आप देखे होंगे कंडक्शन के थ्रू, दूसरा इंडक्शन के थ्रू, तीसरा जो सबसे प्राइमरी होता है उसको हम रबिंग भी कह सकते हैं, रब करके जनरेट किया सकता है। इंडक्शन को पोलराइजेशन भी कह सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। कंडक्शन मतलब जैसे आपने बहुत सिंपल देखा होगा, एक मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, घर में जरूर करना। छोटे छोटे पेपर के पीस लेना और एक स्केल ले लेना, एक कॉम्ब ले लेना, इसको अपने हेयर से रगड़ना और फिर इनके पास ले जाना, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसमें चिपक जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, आपके सर पे रगड़ने से इसमें चार्ज क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है, पेपर पे भी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके कारण ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। समझना मेरी बात को। देखिए चार्ज 2 प्रकार से होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। जो लाइक चार्ज होते हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो अनलाइक होते हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर एक में प्लस जनरेट होगा, एक में माइनस, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। कभी अब देखिए रात को मच्छरदानी में सोते हैं तो बिजली चमक जाती है, क्यों, हाथ रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स लाइटनिंग प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से वहाँ वो दिखाई देती है लाइटनिंग हमें इलेक्ट्रॉन्स की। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। ये आपके एक बुक आती है सीबीएसई बोर्ड के लिए, बहुत बेहतरीन बुक मैं कहूँगा, बोर्ड एग्जाम के लिए, एस एल अरोरा, आपने सुना होगा। एस एल अरोरा की एक बुक आती है, एक सेकंड, एस एल अरोरा की एक बुक आती है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। उस बुक में आप थोड़ा सा स्टार्टिंग का पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है। आप क्लास 12 का पार्ट 1 मंगाइएगा और उसको पढ़िएगा बोर्ड लेवल के लिए। इसके लिए बोर्ड लेवल के लिए, जेई और नीट के लिए जो डीसी पांडे की बुक आती है उसको देखिएगा, ठीक है ना, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो उसमें ये सब चीज़ें बताया है कि कैसे चार्ज जनरेशन होता है। तो देखिए आपने अभी पढ़ा चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस, यानी प्लस प्लस माइनस माइनस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं।
प्लस माइनस माइनस प्लस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम, सीजीएस यूनिट है स्टेट कूलम, क्या है, स्टेट कूलम, याद रखिएगा सीजीएस यूनिट बहुत पूछता है। इसकी डायमेंशन क्या होगी, E इक्वल टू होता है आई टी, यानी कि ए टी, इसकी डायमेंशन होगी, समझ लो, इसकी डायमेंशन क्या होगी, ए टी। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और लास्ट वही है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अब लेकिन यहाँ पर एक नई चीज आती है, ठीक है ना, मैं इसके लिए न्यूमेरिकल्स आगे करा दूंगा। एक नई चीज आती है, पॉजिटिव पॉजिटिव, जैसे मैंने कहा नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, या पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये रिपेल और अट्रैक्ट किस वजह से करेंगे, किसी न किसी फोर्स से करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। इसी फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके बारे में कूलाम साहब ने डिस्क्राइब किया। कूलाम आप सभी जानते हैं, तो कूलाम साहब ने क्या डिस्क्राइब किया, कैसे डिस्क्राइब किया, आइए आगे हम पढ़ते हैं कूलाम्स लॉ। तो आइए शुरू करते हैं। अरे इन क्या है, कूलॉम्स लॉ। देखिए यहाँ पर जैसे दो चार्ज हैं, एक ये है एक ये, दिस इज Q1, दिस इज Q2, और बीच की स्पेसिंग मान लो R है, वेक्टर R मान सकते हैं, मैं मैग्नीट्यूड मान लें। तो कूलाम ने क्या डिस्क्राइब किया, कूलाम ने डिस्क्राइब किया इन दोनों चार्ज के बीच एक फोर्स लगेगा, आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है चार्ज का, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो यहाँ पर जो फोर्स F लगेगा that will be directly proportional to product of charge Q1 and Q2 and reciprocal of square of their spacing, that means F proportional Q1 Q2 and second number F proportional Q1 Q2 and second number है F proportional 1/r square, right? yes. तो इसको हम एक साथ लिख देते हैं, F proportional Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से आपका एक साथ लिखेंगे इसको, अब तो ये प्रोपोर्शनलिटी के साथ हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हाँ ठीक है, ये कहाँ ले हम कर सर, तो हाँ ये F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ K की वैल्यू जो होगी वो आगे मैं डिफाइन करूंगा, बेसिकली होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल, ठीक है ना। अब इसके बारे में बाद में देखेंगे, पहले देखो जो फोर्स है वो
चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होगा। क्योंकि देखो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसलिए प्रोडक्ट के हैं, और जितना दूर होगा उतना कम फोर्स लगेगा, इसलिए रेसिप्रोकल के। समझ रहे हो ना? इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, वेक्टर एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। अब देखो यहाँ पर दोनों लगाएगा, Q1 Q2 पे लगाएगा और Q2 Q1 पे लगाएगा। तो अगर मैं F12 देखूँ तो दिस विल बी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर यूनिट वेक्टर कहाँ से कहाँ तरफ होगा, फोर्स ऑन 1/2, किस पर 1 पर, तो 2 से 1 की तरफ, यानी कि R2 1। इस तरफ फोर्स ऑन 2/1 अगर देखो तो दिस विल बी के Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर R12। अब आपको पता है ये यूनिट वेक्टर R21 और R12 क्या होंगे, इक्वल बट अपोजिट, इक्वल बट अपोजिट, निगेटिव होंगे। तो यहाँ से F12 भी F21 की इक्वल होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, नहीं होगी, बिल्कुल होगी। जहाँ से एक चीज़ पता चलती है बच्चों, ये बहुत सी बेसिक बोर्डों को समझ जाता है कि कूलम्ब्स लॉ फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कौन सा, एक्शन एंड रिएक्शन वाला, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। किस लॉ को फॉलो करता है, थर्ड लॉ को फॉलो करता है। के की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सब क्या होते हैं मैं इसको अगले लेक्चर में वेल डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि अगले लेक्चर में सुपर पोजिशन और इन सब के बारे में डिस्क्राइब करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, जो ये स्मॉल के ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है, ये एयर या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1। ε0 क्या होता है, परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस, स्पेस की परमिटिविटी होती है। एक होती है मीडियम की परमिटिविटी, दिस विल बी इक्वल टू ε0 के। तो के की वैल्यू एयर के लिए 1 रख दो तो इसकी वैल्यू एप्सिलॉन की इक्वल हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। यहाँ एप्सिलॉन रख दो, ε0 के की वैल्यू 1 रख दो, किसके लिए, एयर के लिए। तो कूलम्ब्स लॉ क्या फॉर्मूला था, ये था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में ये है, ठीक है ना। तो इसको एक बार थोड़ा देखिएगा, डीसी पढ़ने में देखिएगा, बाकी मैं आगे आपको डिफाइन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।